नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जहां पे हम शुरू करेंगे राजस्थान जीके। और आज की अपनी जो क्लास होने वाली है वो है राजस्थान के नामकरण के बारे में। इस चैप्टर के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि आसान से आसान और हार्ड से हार्ड और वो क्वेश्चन जिनके आने तक की संभावनाएं हैं उनको हम कवर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं चैप्टर जो लेके जा रहा हूँ वो है राजस्थान नामकरण। राजस्थान नामकरण का जो विषय है, पहला बिंदु होता है अपने राजस्थान जीके में। तो राजस्थान नामकरण को हम दो भागों में दो हिसाब से हम लोग देखते हैं। पहली बात, अपना वो क्षेत्र जिससे हम आज राजस्थान कहते हैं, उस क्षेत्र को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो वो वाली कैटेगरी हमें ये देखने को मिलेगी। फिर उससे आगे हम देखेंगे कि आज हम जिसे राजस्थान कह रहे हैं, क्या वो शब्द एकाएक बन गया था या इतिहास के कालखंड में अलग अलग उससे मिलते जुलते शब्द मिले थे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर राजस्थान को पहले किन नामों से जाना जाता था। सबसे प्राचीन ज्ञात समय की बात करते हैं तो हमें जो साहित्य प्राप्त होता है वो होते हैं वेद। सबसे प्राचीन साहित्य वेद, और वेदों में भी सबसे पुराना जो वेद है उसे कहते हैं ऋग्वेद। आपको सबको पता है 4 वेद हैं, चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में राजस्थान वाले इस भूभाग को किस नाम से संबोधित किया गया था, तो ऋग्वेद में इस भूभाग को संबोधित किया गया था ब्रह्मव्रत के नाम से। तो अपना पहला प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान को वेदों में क्या कहा गया था, या वेदों में राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया था, तो आपका जवाब होगा ब्रह्मव्रत। वेदों के बाद में आगे आते हैं तो हमें ज्ञात साहित्य प्राप्त होता है किसका, रामायण का। तो चलिए बात करते हैं रामायण की। रामायण, पहला क्वेश्चन, रामायण के रचयिता कौन थे, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना करी, और उस रामायण में अपना जो क्षेत्र है, जो राजस्थान है, जो भूभाग है, उस क्षेत्र के लिए जिस शब्द का नाम लिया वो है मरुकांतार। मरुस्थल, कांतार शोभा, यूं कह सकते हैं हमारा राजस्थान उस जमाने में बड़ा खूबसूरत था, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा गया, मरुस्थल है लेकिन बहुत ही शोभायमान है। तो राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया गया रामायण में। तो अपने 2 प्रश्न क्लियर होते हैं, वेदों में कहा गया ब्रह्मव्रत और रामायण में कहा गया मरुकांतार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपना अगला जो ट्रैक होगा पढ़ने का वो ये होगा, हम आज जिसे राजस्थान कह रहे हैं वो राजस्थान शब्द कहां से आया, वो राजस्थान शब्द कहां से आया, और हमें इसके स्रोत क्या क्या हैं, जहां से हमें ये पता लग रहा हो कि हाँ वहां राजस्थान लिखा था, वहां राजस्थान लिखा था, तो वो शब्द हमें कहां से मिलते हैं। तो इतिहास में राजस्थान शब्द से पहुंचने से पहले जो शब्द हमें देखने को मिले वो शब्द है, सबसे पहला राजस्थानादित्य, जो आपको दिख रहा है कि राजस्थान जैसा शब्द है। फिर हमें शब्द मिला रायथान, रजवाड़ा, राजस्थान। फिर राजस्थाना, राजपूताना, और अल्टीमेटली राजस्थान, जिसको आज हम लेके चल रहे हैं। अब आप लोगों की तो बिल्कुल कॉमन सी बातें हैं, चलिए मैं इसको और कॉमन बना देता हूं। यहां पे हम लोग स्टार्ट करें, बहुत शॉर्ट में मैं आपको एक बार समझा दूं। राजस्थानादित्य कब कहा, किसने कहा, तो राजस्थानादित्य चल रहा है अपना 482 विक्रम संवत में कहा गया था। रायथान 1600 या 16वीं सदी के अंदर कहा गया था। राजस्थाना 1791 में कहा गया। राजपूताना सन 1800 में कहा गया, और राजस्थान 1829 में कहा गया। तो ये एक तरीके से क्रॉनिकल तरीका हो गया कि कौन सा शब्द कब काम में लिया गया। शॉर्ट में और बढ़ते हैं। राजस्थानादित्य किसने कहा, नहीं पता, शिलालेख पे लिखा था। रायथान रजवाड़ा किसने कहा, नैन्सी ने अपने काव्य में प्रयोग किया। राजस्थाना, ये बड़ा अजीब प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान और राजस्थाना। साथियों पहले ध्यान रखना, राजस्थान अलग है, राजस्थाना अलग है, एक साथ समझने की गलती मत करना। ये राजस्थाना 1791 में कहा गया, और कहने वाले थे भीम सिंह। अभी मैं आगे फिर से आपको डिटेल में बताने वाला हूं, फिलहाल केवल इतना सा बता रहा हूं कि शॉर्ट में इनिशियल क्वेश्चन बता रहा हूं। राजपूताना आपको पता है जॉर्ज थॉमस ने कहा था, ये कहा था जॉर्ज थॉमस ने। और राजस्थान जैसे सबको पता है वो है कर्नल टॉड। ओके, ये हमने इनिशियल तौर पे राजस्थान का नामकरण, जैसे बड़ी जल्दी होती है उनके लिए हमने ये चैप्टर पढ़ लिया।
जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि इजी के बाद हम इनको बहुत ढंग से एनालाइज करेंगे। तो अब हम चलते हैं, प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हैं, प्रत्येक शब्द की खुदाई करते हैं, कहाँ था, कैसे था, किसने कहा था। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका पहला जो शब्द है राजस्थानादित्य, कि राजस्थानादित्य जो शब्द था वो राजस्थान शब्द से मिलता जुलता शब्द है। तो आखिर ऐसा शब्द हमें कहां मिला? स्क्रीन पे आप साफ साफ देख पा रहे हो 625 ईस्वी, जिसको आगे लिखा है 682 विक्रम संवत। यह शब्द 625 ईस्वी या 682 विक्रम संवत में एक शिलालेख के ऊपर लिखा हुआ हमें मिला था। शिलालेख के ऊपर लिखा हुआ मिला था राजस्थानादित्य। कई जगह इसको राजस्थानीयादित्य भी कहा जाता है। आप कॉमन सा वर्ड उठा लें, राजस्थानादित्य। 625 ईस्वी या 682 विक्रम संवत। चलिए इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। ईस्वी सन के अंदर जब भी आप 57 वर्ष जोड़ देते हो तो विक्रम संवत आ जाता है। अब एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछे, राजस्थानादित्य उत्कीर्ण शिलालेख कब लिखा गया था, कब उत्कीर्ण हुआ था? 625 ईस्वी भी ओके है, 682 विक्रम संवत भी ओके है। गलती कहां हो सकती है? अगला 625 के आगे तो विक्रम संवत लगा दे और 682 के आगे ईस्वी लगा दे, तो दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। आपको ध्यान देना है, 625 बोल रहा है तो ईस्वी है, 682 बोल रहा है तो विक्रम संवत है। चलिए कहां मिला था शब्द? यह जो शब्द था वो हमें मिला था सिरोही जिला, इसकी वसंतगढ़ तहसील, और वसंतगढ़ तहसील में एक मंदिर बना था जिसका नाम है खीमल माता मंदिर। और इस खीमल माता मंदिर में जो शिलालेख लगा हुआ था और जिसका निर्माण, जिसका उत्कीर्णन कब हुआ था? 625 ईस्वी या 682 विक्रम संवत में। इस शिलालेख के ऊपर एक नाम लिखा हुआ मिला, वो नाम था राजस्थानादित्य। अब आप ये सोचें कि आखिर जब राजस्थानादित्य शब्द हमें 625 ईस्वी में मिल गया था तो हम कर्नल जेम्स टोड को इसका क्रेडिट क्यों देते हैं? भाई क्रेडिट हम सही देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि ये जो राजस्थानादित्य शब्द था वो तत्कालीन शासक वर्मलात की प्रशंसा या उसकी उपाधि के लिए लिखा गया था। उसकी उपाधि या यूं कहें इसकी प्रशंसा में लिखा गया शब्द था। उसमें लिखा राजस्थानादित्य। राजस्थानादित्य का मतलब था राजाओं के देश का सूर्य। आपको पता आदित्य का मतलब सूर्य होता, तो राजाओं के देश का सूर्य। किसको बताया था? वर्मलात को। वर्मलात कौन था? जिसने खीमल माता मंदिर का निर्माण करवाया था। खीमल माता मंदिर कहां पर? वसंतगढ़ में। वसंतगढ़ कहां पर? सिरोही में। और यहां पर जो शिलालेख था उस शिलालेख पे लिखा था राजस्थानादित्य। कंक्लूड करते हैं, सिस्टम ये रहा, शब्द तो राजस्थानादित्य मिल गया, लेकिन इस राजस्थानादित्य शब्द का राजस्थान के नामकरण से कोई सीधा तात्पर्य, सीधा संबंध नहीं था, लेकिन था राजस्थानादित्य। ओके, चलिए अगले नाम पे चलते हैं। अगले नाम जिन नामों से राजस्थान को पुकारा गया वो था रायथान, रजवाड़ा, राजस्थान। अब फिर से आप कहोगे राजस्थान तो कर्नल जेम्स टोड के साथ लिखना चाहिए था। अरे भाई लिखूंगा, रुकें आप, मैंने कहा थोड़ा डिटेल से चलना है, ट्रैक से हटके चलेंगे हम लोग। तो राजस्थान के लिए रायथान, रजवाड़ा या राजस्थान शब्दों का प्रयोग किया गया मुहणोत नैणसी के द्वारा। ये राजस्थान का ही बंदा था मुहणोत नैणसी। तो मुहणोत नैणसी ने अपनी रचनाओं के अंदर रायथान, रजवाड़ा या राजस्थान शब्दों का प्रयोग किया। तो किन में किया? इसकी दो रचनाएं थी, नैणसीरी ख्यात और दूसरा मारवाड़ा परगनारी विगत। नैणसीरी ख्यात को मुहणोत नैणसीरी ख्यात, मुहणोत नैणसीरी ख्यात, और एक नाम जो बड़ा अजीब लगेगा आपको, मूता नैणसीरी ख्यात भी कहा जाता है। मूता नैणसीरी ख्यात। दूसरी जो इनकी रचना थी वो थी मारवाड़ा परगनारी विगत। मारवाड़ा परगनारी विगत, इसके कुछ उपनाम मैं आपको बता देता हूं। इस रचना को कहा गया
सर्व संग्रह। इस रचना को कहा गया मारवाड़ का गजेटियर। मारवाड़ का गजेटियर, जोधपुर का गजेटियर भी कह सकते हैं। इसे कहा गया गांवारी ख्यात। इसे कहा गया गांवारी ख्यात। तो आप देखें मोहनोत नैन्सी, उनकी रचनाएं नैणसीरी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत। मारवाड़ परगनारी विगत को सर्व संग्रह, मारवाड़ का गजेटियर और गांवारी ख्यात, इन नामों से भी जाना जाता है। हाँ, एक चीज और बता दूं, मोहनोत नैन्सी की रचना नैणसीरी ख्यात को गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इतिहास का अपूर्व ग्रंथ कहा। इतिहास का अपूर्व ग्रंथ कहा। प्रश्न पूछा जा सकता है, मोहनोत नैन्सी द्वारा रचित नैणसीरी ख्यात को इतिहास का अपूर्व ग्रंथ किसने कहा? जवाब होगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इतिहास का अपूर्व ग्रंथ किसे कहा? नैणसीरी ख्यात को, मारवाड़ परगनारी विगत को, एनाल्स एंड द एंटिक्विटीज आ जाएगा या राजरूपक आ जाए? तो आपको पता होना चाहिए, नैणसीरी ख्यात को कहा गया इतिहास का अपूर्व ग्रंथ और मारवाड़ परगनारी विगत को कहा गया सर्व संग्रह, मारवाड़ गजेटियर, गांवारी ख्यात। चलिए, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया। वापस नामकरण पे पहुंचता हूं। मोहनोत नैन्सी ने रायथान, रजवाड़ा, राजस्थान शब्दों का प्रयोग नैणसीरी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत के लिए किया। फिर हम क्यों ये नहीं मानते कि राजस्थान शब्द का सबसे पहला प्रयोग या रायथान शब्द का सबसे पहला प्रयोग या रजवाड़ा शब्द का पहला प्रयोग मोहनोत नैन्सी ने किया था? क्यों नहीं मानते भाई? तो उसके पीछे लॉजिक ये लगाया जाता है कि मोहनोत नैन्सी का जो रजवाड़ा, जो रायथान, जो राजपूताना, ये जो शब्द थे वो केवल और केवल मारवाड़ के संदर्भ में थे। ये किसके संदर्भ में थे? केवल और केवल मारवाड़ के संदर्भ में। जबकि फिर यही शब्द हमने कर्नल टोड के हिस्से में क्यों डाला? तो प्यारे साथियों, जब भी आप देखोगे तो आपको यह पता लगेगा कर्नल जेम्स टोड वाला क्वेश्चन कैसे होता था। कर्नल जेम्स टोड वाले क्वेश्चन की मैं लाइन लिख देता हूं आपके लिए। वर्तमान राजस्थान के लगभग संपूर्ण भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का पहला प्रयोग। समझ पा रहे होंगे मैं क्या डिफरेंस आपको बताना चाह रहा हूं। मोहनोत नैन्सी का राजस्थान, रजवाड़ा, रायथान केवल और केवल मारवाड़ के लिए था, केवल जोधपुर के लिए था। जबकि कर्नल जेम्स टोड वाला प्रश्न इस तरीके का होता है, वर्तमान राजस्थान के लगभग संपूर्ण भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था। तो फर्क आपको समझ में आ गया होगा क्यों नहीं मानते कर्नल इसको, मोहनोत नैन्सी को राजस्थान शब्द का प्रथम प्रयोग करता। उसने किया केवल मारवाड़ के लिए। प्रश्न पूछा जाता है संपूर्ण भूभाग के लिए, तो संपूर्ण भूभाग का क्रेडिट हम किसको देते हैं? इसको, कर्नल जेम्स टोड। चलिए, तो रायथान, रजवाड़ा, राजस्थान क्लियर होता है। मोहनोत नैन्सी ने अपनी रचनाओं में इसका उपयोग किया और केवल मारवाड़ के लिए किया, इसलिए सर्वमान्य नहीं है। ठीक वैसा का वैसा ही प्रश्न चलता है कि राजरूपक जो ग्रंथ है, इसके रचनाकार थे वीरभान। इन्होंने भी उपरोक्त शब्दों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया, लेकिन उनका जो राजस्थान, रजवाड़ा, रायथान था वो भी एक क्षेत्र विशेष तक सीमित था। एक क्षेत्र विशेष तक सीमित था, व्यापकता नहीं होने के कारण उसे क्या नहीं कहा गया? उसे राजस्थान शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता नहीं कहा गया। जो सम्मान कर्नल जेम्स टोड को मिला वो इन्हें नहीं मिल सका। चलिए, इससे आगे बढ़ते हैं अब, और आगे बढ़ने के साथ ही हमें कुछ एक क्वेश्चन और कंफर्म कर लेने चाहिए। नामकरण बड़ा इजी सा चैप्टर है, काफी सारे स्टूडेंट्स को याद भी होगा। तो मोहनोत नैन्सी के बारे में एक दो प्रश्न पढ़ लेते हैं। कहते हैं मोहनोत नैन्सी के बारे में प्रश्न तो आ गया, उसकी जो किताब है नैणसीरी ख्यात, उसको भी सब जानते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरीके का प्रश्न देखने को मिले तो मोहनोत नैन्सी ने इतिहास लेखन कब प्रारंभ किया?
मोहनौत नैंसी ने इतिहास लेखन कब प्रारंभ किया? तो आपके पास डेट होगी 1643। अगले कई साल लगे उसे ये लिखते हुए, लेकिन शुरुआत कब कहोगे? 1546। अगला प्रश्न मोहनौत नैंसी के बारे में। मोहनौत नैंसी को राजपुताने का अब्बुल फजल कहा, किसने कहा? तो आपका जवाब होगा मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनौत नैंसी को राजपुताने का अब्बुल फजल कहा। आखिर अब्बुल फजल ही क्यों कहा, अमीर खुसरो क्यों नहीं कहा? बात करते हैं, दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन क्या? अब्बुल फजल बंदा नागौर का था। अब्बुल फजल अकबर का दरबारी था, अकबर के 9 रत्नों में से एक था। एक अच्छा लेखक था, जिसे हम इतिहासकार कहें, लेखक कहें, और एक अच्छा सैनिक था। तो क्या मोहनौत नैंसी में ये सारी की सारी विशेषताएं देखने को मिलती है? देखते हैं। मोहनौत नैंसी बंदा जन्मा था कहां पर? जोधपुर में। तो यहां अब्बुल फजल अकबर का दरबारी था, तो ये जसवंत सिंह का दीवान था। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह का दीवान था। लेखक अब्बुल फजल ने आईने अकबरी अकबरनामा लिखा, और यहां पर इसने नैणसीरी ख्यात लिखी, और मारवाड़ प्रगनारी विगत। और सैनिक, पहले के जमाने में सैनिक तो हर व्यक्ति होता ही था जो राजा के पास रहता था। यह भी कई सैनिक अभियानों के दौरान राजा के साथ गया था। यूं कह सकते हैं यहां पे इसे हम अच्छा प्रशासक साबित करते हैं, तो सैनिक अभियानों में जाना इसे एक अच्छा सैनिक साबित करता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि मुंशी देवी प्रसाद ने न्याय किया है। उसने अगर मोहनौत नैंसी को राजपुताने का अब्बुल फजल कहा है, सही कहा है, क्योंकि हमने इनका कंपैरिजन करके देख लिया। दोनों बंदे कहां के? राजस्थान के। एक जोधपुर महाराजा का दीवान, एक अकबर का दरबारी। एक ने लिखी नैणसीरी ख्यात मारवाड़ प्रगनारी विगत, और दूसरे ने लिख दिया अकबरनामा आईने अकबरी। ये भी सैनिक था और ये भी अच्छा सैनिक था। चलिए मोहनौत नैंसी के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। छोटा सा उनका जीवन क्रम है। मोहनौत नैंसी, जन्म होता है इनका 1610 ईस्वी में। जोधपुर में ओसवाल वैश्य थे, महाजन जिन्हें कह सकते हैं। पिता का नाम था जयमल। पूछा जा सकता है, कहीं ना कहीं आपका सामना होगा, मोहनौत नैंसी के पिता का नाम क्या था। और भाई, इनके भाई का नाम था सुंदरदास, जो अंत समय में इनके साथ रहता है। कहते हैं 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने महाराजा गज सिंह की सेवा में, गज सिंह की सेवा में ये कब चले गए थे? 22 वर्ष की उम्र में ही। तो प्रश्न अगर घुमा के पूछा जाए, मोहनौत नैंसी ने अपने जीवन की प्रारंभिक सेवा किस महाराजा के समय में शुरू की? तो महाराजा गज सिंह। उसके बाद में 1958 में महाराजा जसवंत सिंह शासक बने, और उस दौरान मोहनौत नैंसी को बना दिया गया इस क्षेत्र का दीवान। फिर आगे बात करते हैं कि एक बार दक्षिण अभियान, औरंगजेब के आदेश से जो महाराजा जसवंत सिंह थे वो दक्षिण अभियान पर गए हुए थे। साथ में लेके गए थे किसको? नैणसी को। और नैणसी के साथ गया था उनका भाई सुंदरदास। वहां जाने के दौरान पता नहीं किसी बात पर महाराजा हो जाते हैं इनसे नाराज, किसी तरीके का आरोप इनके ऊपर लग जाता है, और दोनों भाइयों को डाल दिया जाता है जेल में। काफी दिनों की जांच पड़ताल के बाद महाराजा कहते हैं भाई जेल में डाल दिया, लेकिन तुम पे जो शक था वो शक झूठा निकला। तुम लोग ऐसे करो, थोड़ा सा जुर्माना जमा करवाओ और फ्री हो जाओ। तो और फिर इनको वापस जोधपुर भेजे जाने की प्लानिंग होने लगती है। तभी ये मोहनौत नैंसी और सुंदरदास दोनों सोचते हैं कि महाराजा अब हमें क्या भेजोगे, हमारी बेइज्जती तो जो होनी थी हो गई। और इसी बेइज्जती के डर से और इसी आत्मग्लानि के डर से यूं कहा जाता है नैणसी और सुंदरदास दोनों भाई रास्ते में क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। इतने शानदार व्यक्तित्व का कितना शर्मनाक इनके साथ अंत हुआ। चलिए इतिहास है जो भी था, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी तक हमने 2 नाम पढ़े, रिपीट मार लेते हैं, ज्यादा लंबे चले गए तो फिर। राजस्थानादित्य 482, या जिसको ईस्वी में कहोगे तो 425, और खीमल माता, याद रह जाएगा। दूसरा नाम हमने पढ़ा रजवाड़ा और रायथान, किसी को राजस्थान भी कहा, लेकिन ये हमने किसके हिस्से में दिया था? नैणसी के हिस्से में और वीरभान के हिस्से में।
लेकिन दोनों से इस सम्मान को हमने वापस क्या कहकर छीन लिया, भाई आपने तो केवल इन शब्दों का प्रयोग अपनी छोटी सी रियासत के लिए किया है और हमसे एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जाता है, संपूर्ण भूभाग के लिए पूछा जाता है। तो सॉरी यार, हम आप लोगों को चूज नहीं कर सकते। चलिए 2 बातें हो गई। अब अपना तीसरा जो नाम से मिलता जुलता शब्द है वो देखते हैं। तीसरा नाम से मिलता जुलता शब्द है आपका राजस्थान। अब उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए शब्द नया होगा, क्योंकि मैंने भी काफी सारी गाइडें देखी है, काफी सारे यूट्यूबर्स को भी देखा है। कोई भी बंदा इस शब्द का नाम नहीं लेता, पता नहीं क्या चिढ़ है। आज बात करते हैं ये शब्द कहां से आया। तो अगर एग्जाम में पहली बार प्रश्न से सामना होता है तो आपका जवाब कर्नल जेम्स टोड होगा। गारंटी लेता हूं 99% कर्नल जेम्स टोड टिका के आएंगे। लेकिन जवाब इसका कुछ और है। स्क्रीन पे मैंने लिख रखा है 1791 ईस्वी में इस शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ। राजस्थाना शब्द का प्रथम बार प्रयोग 1791 में हुआ। कब हुआ, क्यों हुआ, किसने किया? तो जवाब है आपका जोधपुर के महाराजा भीम सिंह। जोधपुर के तत्कालीन शासक भीम सिंह द्वारा राजस्थाना शब्द का प्रयोग किया गया। किसमें किया गया? तो इन्होंने लिखा था एक पत्र। इन्होंने एक पत्र लिखा था। और पत्र किसे लिखा था? ये पत्र लिखा इन्होंने किसे? जयपुर के शासक प्रताप सिंह को। जयपुर के शासक प्रताप सिंह को पत्र लिखा। और पत्र में क्या लिखा था ये भी देख लेते हैं। पत्र में इन्होंने लिखा, मराठों के विरुद्ध संयुक्त प्रतिरोध हेतु राजस्थाना में एकता होनी चाहिए। ये उनके पत्र का सार था कि मराठों के विरुद्ध संयुक्त प्रतिरोध हेतु राजस्थाना में एकता होनी चाहिए। तो इस संदर्भ में उन्होंने पहली बार जिस शब्द का प्रयोग किया वो शब्द कौन सा था? राजस्थाना। शब्द कौन सा था? राजस्थाना। किसने प्रयोग किया? जोधपुर महाराजा भीम सिंह ने। कब किया? 1791 में। किस संदर्भ, किस सोर्स पे किया? तो पत्र में लिखा था। पत्र किसको लिखा था? जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह को। और उसमें कहा था मराठों के विरुद्ध संयुक्त प्रतिरोध हेतु राजस्थाना में एकता होनी चाहिए। बात करें आखिर उनका राजस्थाना क्या था, तो उनका राजस्थाना था राजपूत शासित राज्य या राजधानियां। केवल वो राज्य जो राजपूतों द्वारा शासित किए जाते हैं, कम से कम वो सारे लोग तो एक साथ एकत्र हों और हम लोग क्या करेंगे? मराठों का संयुक्त प्रतिरोध करेंगे। तो दोस्तों मैं इस पर्सन के बारे में विशेष तौर पे आपसे कहना चाहता हूं। ये पर्सन आपको बहुत कम गाइड्स में, बहुत कम लोगों के द्वारा बोला गया, बताया गया, सुनने को मिलेगा। मैं इस शब्द की गारंटी लेता हूं कि ये जो फैक्ट है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में साफ साफ दर्ज है। शुरुआती 3 लाइनों में ये पर्सन आ जाता है, आप तक इसे बड़ा अवॉइड किया गया और आप इस पर्सन के बारे में बिल्कुल कंफर्म रहे। राजस्थाना शब्द का प्रयोग 1791 में हुआ, महाराजा भीम सिंह ने किया, प्रताप सिंह को लिखे पत्र में किया। उनके राजस्थाना का मतलब क्या था? राजपूत शासित राज्यों की राजधानियां। 100% ये पर्सन है वो ऑथेंटिक है। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं। ये जो शब्द था राजस्थाना, प्रयोग की बात तो समझ ली, लेकिन मैंने ये भी कहा नामकरण बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, काफी कुछ आपको याद है, तो क्यों ना इसी के साथ कुछ और प्रश्न उठा लिए जाए। बात करें जोधपुर महाराजा भीम सिंह, इट्स ओके। जयपुर का शासक प्रताप सिंह, इसके बारे में कुछ प्रश्न देखें। जयपुर का शासक सवाई प्रताप सिंह, तो प्रताप सिंह के नाम का एनालाइज करते हैं। सवाई प्रताप सिंह, नाम में से मुझे तो ये शब्द दिख रहा है, इसमें से कुछ शब्द में उठा के लाया, 4 और 4 कितने हो गए भाई? 44। चलो इनके थोड़ा भारी रह गया, डबल डबल करते हैं, 22 और 22। क्या कोई प्रश्न याद आया आपको? अक्सर एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, जयपुर का ऐसा कौन सा शासक था जिसके दरबार में गंधर्व बाईसी, जिसके दरबार में गंधर्व बाईसी या यूं कहें 22 कलाकारों के समूह पाए जाते थे। अब प्रश्न आपके सामने, 22, 44 और ये लो जी, कौन सा शासक होगा? प्रताप।
तो जयपुर का शासक सवाई प्रताप सिंह, उसके दरबार में पाई जाती थी गंधर्व 22, यानी उसके दरबार में हर प्रकार के कलाकारों की संख्या कितनी की होती थी? 22 होती थी। 22 संगीतकार, 22 नर्तक होते थे, 22 कलाकार होते थे, हर टाइप के कितने थे? 22। तो एक प्रश्न आई होप आपको याद हो गया होगा, सवाई प्रताप सिंह के साथ क्या जोड़ना है? गंधर्व 22। ये वही सवाई प्रताप सिंह है जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया। ये वही सवाई प्रताप सिंह है जो ब्रज निधि के नाम से क्या करते थे? काव्य रचना करते थे। ब्रज निधि के नाम से काव्य रचना करते थे। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमें एक्स्ट्रा मिल गए, नुकसान वाली कोई बात है नहीं। तो यहां पे अपना जो शब्द था राजस्थाना वो क्लियर हुआ। अभी तक 3 नाम पढ़े हमने। पहला नाम हमने पढ़ा कौन सा? कि हमने कहा इसको राजस्थानादित्य। दूसरा नाम हमने कहा इसको राजस्थान, रजवाड़ा या राजस्थान। तीसरा नाम हमने लिया राजस्थाना। अब अगला नाम, चलिए अगला नाम देखते हैं कि राजस्थान के लिए कौन सा वर्ड और काम में लिया गया। आपके सामने स्क्रीनशॉट भी है उस बुक का जिसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। अगला नाम जो राजस्थान शब्द यात्रा में आता है वो है राजपूताना। बड़ा कॉमन है, मैक्सिमम लोग जानते हैं, बिना दिमाग पे जोड़ डाले फटाफट पूरा कर लेंगे। राजपूताना शब्द का प्रथम बार प्रयोग सन 1800 में हुआ। जॉर्ज थॉमस जो एक सैनिक अधिकारी थे, जॉर्ज थॉमस नामक सैनिक अधिकारी के द्वारा राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। अब शब्द का प्रयोग किया गया जॉर्ज थॉमस के द्वारा। बात यहां पर आती है कि आखिर कैसे पता लगा? हमने कहाँ पढ़ा? तो साहब हमने पढ़ा उनकी एक किताब है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, सैनिक यादें मिस्टर जॉर्ज थॉमस की। मिस्टर जॉर्ज थॉमस की सैनिक यादें या सैनिक जीवन की यादें। इस किताब में इस बात का उल्लेख मिलता है कि संभवतया जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। क्लियर है यहां तक? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया। कौन सी किताब में? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। अब साथियों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे कि पर्सन यहीं तक आके रुक जाएगा या इससे आगे बढ़ेगा। तो बात है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस जो पुस्तक है, इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? देखना यहां 1800 है और यहां पे जवाब कितना आना है? 1805। 1800 ईस्वी में कहा गया। इस बात का प्रमाण जिस किताब में हम देखने को मिलता है वो किताब का प्रकाशित हुई 1805 में। और इससे भी बड़ा स्ट्रेंज क्वेश्चन आप देखना, इससे भी बड़ा विचित्र क्वेश्चन देखना, अगर पूछा जाता है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक के लेखक कौन थे, इसके रचनाकार कौन थे, तो अपने में से अधिकांश साथियों का जवाब होगा जॉर्ज थॉमस, क्योंकि एनाल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान को कर्नल जेम्स टोड को सौंपते हैं, तो ये किसको सौंपेंगे? जॉर्ज थॉमस को। लेकिन साथियों आपको ये गलती नहीं करनी है। जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना कहा, 1800 में कहा, किताब प्रकाशित हुई 1805 में, लेकिन इस पुस्तक का लेखक कौन था? वो था विलियम फ्रैंकलिन। ध्यान रखना, विलियम फ्रैंकलिन ने किताब लिखी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, 1805 में प्रकाशित हुई। उस किताब में ये कहा गया कि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस संभवतः पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। आप थोड़ा सा इधर ध्यान दें, उसी किताब का स्क्रीनशॉट उठाने की मैंने कोशिश की है, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। कोई टाइम ये भी हो सकता है आपको इस किताब के नाम में भी चेंज करके क्वेश्चन बना दिए जाए। तो मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इसकी जगह कर्नल टोड कर देगा, इसकी जगह विलियम फ्रैंकलिन कर देगा, इसकी जगह कोई तीसरा नाम कर देगा। तो आपको इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करना है, जॉर्ज थॉमस। वरना अगले बंदे ने यहाँ पर विलियम फ्रैंकलिन कर दिया, हम तो इतना ही याद करके जाते हैं, अपनी सिंपली आदत होती है, थोड़ा सा याद कर लिया चल पड़े। तो मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस रियल नेम है। अगला अगर इसके 4 ऑप्शन बना के आपको देगा तो एक में दे देगा मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, दूसरे में दे देगा मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर विलियम फ्रैंकलिन, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ कर्नल जेम्स टोड, और किसी चौथे का नाम दे देगा। तो बॉयज ध्यान देना आपको, जॉर्ज थॉमस। अब
आगे की लाइनों पे आते हैं। 1805 भी क्लियर हो गया, किताब प्रकाशित हुई है। और देखो जॉर्ज थॉमस का नाम है, विलियम फ्रैंकलिन का नाम है, इस बंदे की नोट्स और इस बंदे की लिखावट। तो ये आपका चौथा नाम हो गया कौन सा, राजपूताना। चलिए अगली फाइल पे चलते हैं। राजस्थान को और किस नाम से जाना गया, अब वो शब्द, वो पहला नाम जो हर किताब की पहली लाइन बनता है, हर राजस्थान जीके की पहली लाइन बनता है। और राजस्थान ज्यादा कुछ समझने की जरूरत है नहीं शुरुआती क्वेश्चनों में। तो अब देखो जिस पर्सन की मैं बार बार बात कर रहा था कि इसी राजस्थान शब्द का प्रयोग तो मैंने कर्नल जेम्स उसके मूड ऑफ नैन्सी के हिस्से में डाल दिया था, यही मैंने वीरबाण के हिस्से में डाल दिया था, फिर वहां तो इनको ये सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया गया। अरे भाई उसमें और यहाँ फर्क देखना, वर्तमान राजस्थान के लगभग संपूर्ण, ये वो कीवर्ड है, यही वो शब्द है जो नैन्सी और इनको अलग करता है। क्योंकि आपको पता है उनके वाला जो नैन्सी का जो राजस्थान था या राजस्थान या रजवाड़ा था वो कहां था, केवल जोधपुर रियासत थी। और यहां वाला लगभग संपूर्ण भूभाग के लिए प्रथम बार राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया। हर राजस्थान जीके को पढ़ने वाले स्टूडेंट को ये प्रश्न आता है और आना भी चाहिए भाई। चलिए फिर आगे बढ़े, डिफरेंस समझ में आ गया। राजस्थान शब्द आप एक चीज सोच के देखें, एक अंग्रेज आदमी क्या वो राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान ऐसा शब्द खुद बना सकता है क्या? नहीं बना सकता, वो ऐसा शब्द नहीं बना सकता। ये शब्द तो किसी न किसी राजस्थानी के या किसी न किसी हिंदी को जानने वाले बंदे के बनाए हुए हैं। लेकिन फर्क यहां पे पड़ता है, किस चीज का? नैन्सी ने राजस्थान बोला लेकिन केवल जोधपुर को, राजरूपक में बोला गया अपने क्षेत्र विशेष को, लेकिन पर्सन यहां घूमता है संपूर्ण भूभाग के लिए, तो वो होगा जवाब कर्नल जेम्स टोड का। और कर्नल जेम्स टोड ने इस शब्द का प्रयोग कहां किया, हमें कैसे पता लगा? तो 1829 में उनकी किताब प्रकाशित हुई, एनाल्स एंड द एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस किताब में उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। कई सारे साथी इस कोशिश में लगे थे सर कितने पेज नंबर पे किया है, हमें किताब देखनी है। तो साथियों मैंने भी अभी इस किताब को देखा था, पता नहीं यार कर्नल जेम्स टोड कितना बड़ा जीनियस था। इस बंदे ने 700 लगभग 694 पेज की 3 किताबें लिखी है ऐसी। सोचो उसने राजस्थान के बारे में क्या क्या लिखा होगा। एक अंग्रेज बंदा जिसे हिंदी नहीं आती, उस बंदे ने राजस्थान के बारे में इतना भयंकर तरीके से लिख दिया। आप सोचो 2000 पेज, तो इस एनाल्स के 3 वॉल्यूम्स हैं। तो उस बंदे ने किताब लिखी एनाल्स एंड द एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो 1829 में प्रकाशित हुई। बात ये चल रही थी कौन से पेज नंबर पर, ऐसा भी है। अरे यार पेज नंबर की कहां जरूरत है, किताब के नाम में ही राजस्थान लिखा हुआ है, किताब के नाम में ही राजस्थान है, पेज नंबर लिखने की कहां जरूरत है? अंदर तो पता नहीं कितनी बार लिखा होगा, लेकिन बाहर ही सीधा सीधा क्या आ गया, राजस्थान आ गया। चलिए इस किताब में प्रथम बार राजस्थान शब्द का प्रयोग संपूर्ण राजस्थान के लिए किया गया। स्क्रीनशॉट पे नजर डालें, एनाल्स एंड द एंटीक्विटीज। एनाल्स होता है इतिहास ग्रंथ, एनाल्स क्या होता है, इतिहास ग्रंथ। तो राजस्थान के बारे में राजस्थान शब्द आपका सामने पड़ा है। अब देखो इस किताब का दूसरा नाम, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस किताब का अन्य नाम, एक बार हमारे साथ भी हुआ था भाई, इस नाम को जम के रट के गए थे हम लोग, और एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या डाला, जो हमें आता था वो सारा प्रश्न में डाल दिया कि कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान शब्द का प्रयोग 1829 में प्रकाशित एनाल्स एंड द एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया गया था। इस किताब को अन्य किस नाम से जाना जाता था? अरे भाई जो हमें आता था वो तो एग्जामिनर ने पहले ही पूछ लिया, अब जो पूछा वो हमें नहीं आता था। फिर भी थोड़ा सा नाम पढ़ा हुआ था हमारा, क्या, सेंट्रल वेस्टर्न, उसके आगे कुछ नहीं याद था। अब पर्सन का सॉल्यूशन क्या करें? तो मैं आपको उसी पर्सन की पोजीशन में डालूंगा, आप करना सॉल्यूशन। फिलहाल किताब के बारे में बता दूं, इस किताब के 3 खंड हैं, ये पर ध्यान रखना, एनाल्स एंड द एंटीक्विटीज के 3 वॉल्यूम्स हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, एनाल्स एंड द एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान कितने भागों में या कितने खंडों में विभक्त है? तो आपका जवाब होगा 3। फिर किताब लिखी किसने? लेखक तो कर्नल जेम्स टोड ही आता है, लेकिन इसका संपादक, चलिए इस किताब का
संपादक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका संपादक होगा विलियम क्रूक। विलियम क्रूक। एनाल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का संपादक है विलियम क्रूक। लेखक कर्नल जेम्स टोड है। लेखक तो कर्नल जेम्स टोड को मानेंगे, लेकिन संपादक किसे माना है? विलियम क्रूक को। यहां पे ध्यान देना, मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस का लेखक कौन था? विलियम फ्रैंकलिन। और यहां कौन है? विलियम क्रूक। तो इसमें डोंट बी कंफ्यूज, ध्यान रखना विलियम क्रूक और विलियम फ्रैंकलिन। कर्नल जेम्स टोड वाला संबंध है किससे? विलियम क्रूक से। तो चलिए थोड़ा सा कर्नल जेम्स टोड के बारे में देख लेते हैं। इस किताब के बारे में कुछ ऐसे पर्सन जो हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। मैं नहीं चाहता आपके साथ ही वो जितना पढ़ के जाए वो तो क्वेश्चन में आ जाए और आप जो पूछना चाहो वो बाकी रह जाए। अगली स्लाइड पे आते हैं जिसमें एनाल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के बारे में ही है। तो देखिए, एनाल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में बता चुका हूँ, किताब का नाम है। इसका अन्य नाम क्या है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। संपादक विलियम क्रूक। और प्रकाशन वर्ष 1829। सबसे सिंपल वाले क्वेश्चन जो सबको आते हैं। अगले 2 प्रश्नों में मैं आपको परेशान करना चाहूंगा। अगली स्लाइड पे चलें। हाँ, कर्नल जेम्स वो क्वेश्चन था जो क्या बताऊं मैं, आप ध्यान दें। आपको कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित एनाल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? द सेंट्रल एंड ईस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑफ राजस्थान, द साउदर्न एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्या करें भाई, अब तो किस्मत ही धनी है। थोड़ा थोड़ा हमें पता था, अब बताओ आपके हिसाब से क्या होगा जवाब? तो थोड़ा तुक्के लगाते हैं। तो राजस्थान देखो इस मैप में, चलो इस मैप को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में बांटते हैं। ये लो जी, उत्तर दक्षिण, ये आपका पूर्व और ये आपका पश्चिम। पश्चिम को क्या बोलते हैं? वेस्ट। पूर्व को क्या बोलते हैं? ईस्ट। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ। और इसको क्या बोलेंगे? साउथ। और बीच वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? सेंट्रल। हमें तो ज्यादा तो नहीं पता, हमें इतना सा पता है भाई राजस्थान के बारे में बात हो रही है। देखो राजस्थान कहां रह गया? ये वाला पार्ट राजस्थान कहां रह गया? एक तो पश्चिम में, वेस्ट में, और जब कुछ राजपूत राज्य यहां तक थे, ये लो जी। चलो इसको एक दूसरे तरीके से बांटता हूं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लाने का सबसे इजी तरीका देखो, ये लो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। कौन सा पार्ट है? पश्चिम। तो राजस्थान कहां आएगा? पश्चिम में। पश्चिम को बोलते हैं वेस्ट। तो सबसे पहले तो ढूंढो वेस्ट कहां पे आ रहा है। या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। यार ये भी 3 कर दिए, कोई बात नहीं। अब बीच वाला पार्ट सेंट्रल में है। सेंट्रल, सेंट्रल साउदर्न नहीं हो सकता, इसका मतलब ये तो गया। अब या तो ये है, और देखो एंड इसका दूसरा नाम। आप बताओ, पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ी, स्टेट। स्टेट देश में होते हैं या राज्य में होते हैं? देश में होते हैं। तो इसका मतलब इंडिया होना चाहिए। इसका मतलब भाई इसने तो राजस्थान दे दिया। अब ये कुल मिला के दिमाग को सेट करोगे, राजस्थान कहां पर है? वेस्ट में। बाकी सेंट्रल है सबके साथ, और पूरा क्या है? इंडिया। 3 चीजें उठा लो, सेंट्रल मिल गया, वेस्टर्न मिल गया, यार ये तो राजस्थान आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? इंडिया। सेंट्रल ईस्टर्न आ गया, नहीं हो सकता। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। देख लो कितनी बड़ी माथापच्ची है। लेकिन आप एक ही तरीके से निकल सकते हो, वेस्टर्न सेंट्रल पूरा इंडिया, वेस्टर्न सेंट्रल वेस्टर्न पूरा इंडिया, तब जाके आपके क्वेश्चन का जवाब होगा सही। आई डोंट थिंक अब आप कंफ्यूज होगे इसमें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला जो प्रश्न है वो है, प्रश्न क्या, थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी है कर्नल जेम्स टोड के बारे में। कर्नल जेम्स टोड, 2 क्वेश्चन हो सकता है आप कहोगे बता ही नहीं गए। बोला जाता था बंदे को घोड़े वाले बाबा, दूसरा नाम था राजस्थान के इतिहास, राजस्थान के इतिहास का पिता,
दो उपाधियां हैं इनकी। जन्म होता है 1782 में इस्लिंगटन इंग्लैंड में। सन 1800 में ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की भू सर्वे इंजीनियर के रूप में। इंजीनियर था बंदा, ज्योग्राफी में बड़ा इंटरेस्ट था। और आप देखेंगे जब कभी मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कर्नल जेम्स टोड के बारे में, उसकी किताबों के बारे में, तो राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में भी जम के लिखता है, राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में भी जम के लिखता है। चलिए, ये बंदा ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन कर ली थी सन 1805 में। दौलत राव सिंधिया जो ग्वालियर के राज दरबार में ये अंग्रेज सैनिक अधिकारी के रूप में आया था। दौलत राव सिंधिया 1805 में ये इंडिया आया है। और ये पर्सन मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, अभी तक नहीं आया लेकिन कभी ना कभी हो सकता है एग्जाम में आपको इसका सामना हो। पर्सन पूछा जा सकता है अपना कर्नल जेम्स टोड, अपने वाला कर्नल जेम्स टोड पहली बार राजस्थान आया कब था? बताइए। जवाब होगा 1806। और आया कहां पर था? उदयपुर में। और ये भी ध्यान रखना, जहां पहली बार आया वहां पहली बार पॉलिटिकल एजेंट बन के भी वहीं आया है। चलिए, यहां आया, खूब राजस्थान के बारे में इसमें देखा देखी करी। और फिर 1818, ये 1818 ध्यान रखना, सहायक संधि की शुरुआत। यहाँ के स्थानीय जो राजा थे वो अंग्रेजों से सहायक संधि करने लग गए। और सहायक संधि के तहत आपको पता है एक पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट राजाओं के दरबार में छोड़ा जाता था। इसलिए अच्छे अच्छे लोग चुने गए, कौन सा आदमी क्षेत्र को जानता है। तो साहब आपको पता है कर्नल जेम्स टोड यहाँ आता जाता रहता था। तो कर्नल जेम्स टोड को सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी स्टेट यानी उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट बनाकर भेजा गया। ये पर्सन भी आरपीएससी पूछ चुकी है। कर्नल जेम्स टोड कहां का पॉलिटिकल एजेंट बन के आया? तो दक्षिणी पश्चिमी स्टेट, ध्यान रखना। और अगर रियासत पे आ जाए तो उदयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1818 में उदयपुर का बन चुका है पॉलिटिकल एजेंट, लेकिन बंदा साफ मन का था अपनी तरह। पॉलिटिकल एजेंट इसलिए रखा जाता था कि वो बार बार में राजाओं का ध्यान रखे, उसकी किसी भी शिकायत की कंप्लेंट किसको कर दे? अंग्रेजों को फोन करके कहे सर ये तो ऐसे कर रहा है, जैसे मॉनिटर करते हैं ना क्लास में, सर वो लड़का बोल रहा था, वो लड़का ऐसे कर रहा था। तो इसने भी क्या किया, इससे भी उम्मीद तो ये की गई थी यहाँ के राजा महाराजाओं की शिकायतें करता रहे। लेकिन ये बंदा बड़ा संत आदमी था। अब भी 1818 में आ गया पॉलिटिकल एजेंट और काफी अच्छी पोजीशन थी। अच्छी पोजीशन का मतलब हम ये कहें कि चाहे जहां आए चाहे जहां जाए कोई मना करने वाला नहीं था। तो इस बंदे को आपको पता है ज्योग्राफी यानी भूगोल में बड़ा इंटरेस्ट था। भूगोल के साथ साथ यहाँ के राजपूतों का इतिहास भी इसे बड़ा अच्छा लगता था। इन चीजों के बारे में पता करने लग गया। बाबा जी थे, घोड़े पे बैठ के घुमा करते थे, कभी किसी मेले में चले गए, कभी किसी जागीरदार के चले गए, जहां भी जाते बच्चे कहते घोड़े वाले बाबा जी आ गए, घोड़े वाले बाबा जी आ गए। तो लो साहब नाम मिल गया घोड़े वाले बाबा जी। घूमते रहते, मेहमान नवाजी का बड़ा शौक था। और घूमते घूमते क्या करते, राजपूताने के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानकारी एकत्र करते। अब भाई जानकारी तो एकत्र करते लेकिन समझ में नहीं आती हर चीज, बताए कौन? तो इन्हें जैन यति ज्ञानचंद्र नामक एक जैन विद्वान था, उनका मार्गदर्शन मिला। उससे कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें अपना गुरु माना और इतिहास लेखन में सहायता प्राप्त की। वो पूछ के आते यार वहां पे ऐसे हो रहा था, वहां पे ऐसे हो रहा था, क्या था उसका मतलब? तो ये बताता था भाई हाँ इसकी ये हमारी परंपरा है, ये हमारा रिवाज है, ऐसा कुछ। तो आगे बढ़ते हैं। शासकों से गहरा लगाव था और जब शासकों से गहरा लगाव था तो ये अपने इन लोगों की कंप्लेंट नहीं करते थे। कहां पर? अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों को लगा यार ये क्या हुआ, जिस आदमी को हमने रखवाली करने के लिए भेजा वो तो कोई कंप्लेंट ही नहीं करता, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो बाबा जी बिगड़ गए हो, कि कहीं ऐसा तो नहीं हो बाबा जी बिगड़ गए हो और ये जो कर्नल जेम्स टोड महाराज है हमने जिनकी निगरानी के लिए भेजा था वो कहीं राजपूत शासकों के साथ ही सेट हो गए हो। तो भाई साहब इनके ऊपर हो गया संदेह है और बड़े बेआबरू होके बाबा जी वापस लौट गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा बाबा जी आपके बस की बात नहीं है, आ जाओ आप। तो वापस इंग्लैंड बुला लिया गया। अब बंदे का मन तो था इन चीजों पे, भूगोल इतिहास पे। तो इंग्लैंड जाते समय यहाँ से इतिहास ग्रंथ, पांडुलिपियां, नोट्स अपने साथ ले गया, बहुत सारा सामान अपने साथ ले गया। और साथ में लेके गया था एक मानमोरी का शिलालेख जो इसने चित्तौड़गढ़ से उठाया था। अब बीच रास्ते में समुद्र में उसको फेंक दिया, पता नहीं वजन ज्यादा हो गया था, अब शकुनी मान लिया, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं लगी। उसने सोचा होगा वहां ले जाके लोग कहेंगे यार इतना बड़ा भाठा लेके आया है। तो उसने कहते हैं कि बीच समुद्र में मानमोरी के शिलालेख को फेंक दिया था। प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि मानमोरी का कर्नल जेम्स टोड ने बीच समुद्र में किस शिलालेख को फेंका था? वो था मानमोरी का शिलालेख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक बंदे ने अपनी किताब नहीं छापी है, अभी तक किताब नहीं छापी है। 1822 में बंदा कहां जा चुका है? इंग्लैंड चला गया।
और वहां जाकर जितना भी इसके पास लाव लश्कर था, राजस्थानी में कहते इसके पास जितना भी सामान सटिया था, वो सारा सामान सटिया ले जाके किसको दे देता है, ये ले जाके दे देता है वहां पर अपने साथी को, जिसको हमने नाम लिया था जेम्स विलियम क्रूक को सौंप देता है। विलियम क्रूक सारे सामान को जचा के उसे एक किताब का रूप देता है, और किताब का नाम होता है एनाल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो प्रकाशित होती है 1829। फिर हमने आज तक इसी किताब को रटा है। एग्जामिनर अगर थोड़ा सा समझदार हो गया, उसने ये कर दिया एनाल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, पार्ट भी नहीं लगाए, केवल यूं लिख के दे दे, तो हम तो वही 1829 लिखेंगे यार, कितने सालों से रटते आ रहे हैं क्वेश्चन को। भाई ध्यान देना, एनाल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पार्ट सेकंड 1832 में प्रकाशित हुआ है, और पहला पार्ट 1829 में, दूसरा 1832 में। जैसे मैं आपको बता चुका हूं इसके कितने पार्ट थे, 3 पार्ट थे ना। चलिए फिर इससे आगे नवंबर 1835 कर्नल जेम्स टोड की हो जाती है मृत्यु, और इनकी मृत्यु के बाद इनकी एक और किताब प्रकाशित होती है, कौन सी, पश्चिमी भारत की यात्रा, जिसे ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया कहा जाता है। तो तीनों किताबों का प्रकाशन वर्ष अगर आपसे पूछा जाए 1829, 1832 और 1839। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, एनाल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। हालांकि अभी तक देखो मैं बिल्कुल रियली कन्फेस कर रहा हूं, हाल ही में मैंने एनाल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की बुक्स को डाउनलोड किया। इतना बड़ा कंटेंट मेरे हिसाब से बहुत कम लोग पढ़ते होंगे, और एक प्रश्न चलता है मोस्टली, पहली किताब किसको समर्पित की, दूसरी किताब किसको समर्पित की। तो भाई अभी तक तो मुझे नहीं लगता जो अपने यहाँ जो क्वेश्चन चल रहे हैं उन क्वेश्चंस को सही माना जाता है कि साहब उसने पहली किताब इसको समर्पित कर दी। वो आगे के किसी वीडियो में मैं डिटेल से बात करूंगा कर्नल जेम्स टोड के बारे में, उनकी किताबों के बारे में, कुछ फैक्ट भी मुझे उठाने हैं। चलिए फिलहाल नामकरण को समेटते हैं, आगे बढ़े। हाँ, फिर आता है आजादी के बाद प्रथम बार राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया। आजादी के बाद प्रथम बार राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया, तो जवाब बताएं कौन सा होगा। एकीकरण को लाना पड़ेगा बीच में। एकीकरण में 7 चरण थे, 7 चरण में पहले चरण का नाम मत्स्य संघ, राजस्थान नहीं आया। दूसरा चरण, अरे हाँ, पूर्व राजस्थान संघ, राजस्थान नाम आया कि नहीं आजादी के बाद पहली बार, ये तो पता है ना। आजाद कब हुआ था भाई, 15 अगस्त 1947 के बाद पहली बार राजस्थान शब्द का आधिकारिक प्रयोग कब। क्वेश्चन आपके सामने, 25 मार्च 1948। ये आप सीधा सा ये देख लें, साफ साफ दिख रहा होगा आपको। पूर्व राजस्थान संघ जब बना, द्वितीय चरण जब बना 25 मार्च 1948 को, उस वक्त पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली। बस केवल लैंग्वेज का फर्क है। संविधान कब लागू हुआ, जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन संवैधानिक मान्यता मिली। बताइए कौन सा चरण है जो संविधान लागू होने के साथ होता है। ये लो, 26 जनवरी 1950 को मेरा संविधान लागू हुआ था। उस संविधान में राजस्थान के बारे में भी लिखा गया था, तो राजस्थान, तो देख लीजिए कब होता है। प्रश्न आप आराम से समझ सकते हैं, और प्रश्न हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950। और चरण कौन सा, एकीकरण का 6वां चरण, अगर चरण के बेस पे प्रश्न पूछे तो। चलिए फिर एक प्रश्न आपके सामने, राजस्थान दिवस। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, और राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। देखना डिफरेंस है भाई, स्थापना और डायरेक्ट राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस उस दिन को मनाया गया जब लंबा चौड़ा राजस्थान बन गया था। क्या बन गया था, लंबा चौड़ा राजस्थान बन गया था। और आपको पता है राजस्थान एकीकरण के 4थे चरण में जो बड़ी बड़ी रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, वो सब राजस्थान में शामिल हो गई थी। और उसी दिन को, उसी चरण, 4थे चरण की जो डेट थी 30 मार्च, उस 30 मार्च को हम लोग राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 मार्च को किस रूप में मनाते हैं, राजस्थान दिवस। अब आप ये मत कहना 30 मार्च 1949 को मनाते हैं, नहीं भाई, अब तो 30 मार्च 49 थोड़ी ना आएगा। और फिर राजस्थान स्थापना दिवस, तो ये है साहब राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 इस दिन को हम मनाते हैं राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में। तो दोस्तों ये थी अपनी राजस्थान नामकरण यात्रा, और इसमें मैंने अपनी तरफ से काफी कोशिशें की है, और काफी कोशिशें बाकी है, क्योंकि नॉलेज का कोई अंत नहीं होता।
तो ये अपना राजस्थान नामकरण का वीडियो था। आप लोगों का प्यार और स्नेह ऐसे ही मिलता रहा तो बहुत जल्द आपके लिए आगामी वीडियो लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।